वेरी गुड इवनिंग जी, सत श्रीकाल। सीआरपीसी के रिगार्डिंग आज हम लोग सेक्शन करेंगे 446 ऑनवर्ड अप टू सेक्शन 450 ऑफ सीआरपीसी। ऑलरेडी हमने इसके रिगार्डिंग बेल बॉन्ड के रिगार्डिंग एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है जस्ट बिफोर 445 सेक्शन के रिगार्डिंग। उसके बाद ये जो है बेसिकली स्टूडेंट जो है बेल बॉन्ड को रिगार्डिंग ज़्यादातर इन प्रोविजंस को ज़्यादातर छोड़ देते हैं प्री पॉइंट ऑफ व्यू, बट दीज सेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री पॉइंट ऑफ व्यू। मेन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत रेयर चांस है इनके आने के लिए, लेकिन फिर भी अगर मेन में अगर वो क्वेश्चन फॉल करेगा तो वो 446 ऑनवर्ड सेक्शन 450 के रिगार्डिंग ही फॉल करेगा, तो इसको प्लीज आप ध्यान रखना। तो डायरेक्ट लैंग्वेज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 446 सेक्शन क्या कहता है? दैट इज डील विद द प्रोसीजर व्हेन बॉन्ड हैज बीन फॉरफिटेड। बॉन्ड बेल बॉन्ड के रिगार्डिंग बात करें। लाइक सपोज मैंने बेल के लिए अप्लाई किया, कोर्ट ने मुझे बेल दे दी और बेल के साथ एक कंडीशन अटैच कर दी कि आप बॉन्ड जो है 50,000 क्या भर दो कोर्ट में, ताकि आप बाउंड हो सको। बाउंड बेसिकली ये बॉन्ड जो है बेसिकली इसकी प्रोविजन सिर्फ इसीलिए यहां पर रखी गई है सीआरपीसी में, ताकि उन पर्सन्स को मैंडेटरी बाउंड किया जा सके कि वो कोई कंडीशन वायलेट ना कर सके। अगर मैंने बेल लेनी है, अगर फिर कोर्ट ने मुझे 50,000 का बॉन्ड क्या भरने के लिए, तो मैं उसको भर दूंगा 50,000 का, मैं कैश नहीं दूंगा। इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ एनी कंडीशन, अगर मैं बेल बॉन्ड की कोई भी कंडीशन को वायलेट करता हूं तो वो कोर्ट 50,000 मुझसे रिकवर कर सकती है, वो फॉरफिट कर लेगी। तो दिस इज व्हाट सेक्शन 446 सेज। प्रोसीजर क्या होगा व्हेन बॉन्ड हैज बीन फॉरफिटेड? तो फर्स्ट क्लॉज क्या कहती है? जब भी कोई बॉन्ड किसी पर्सन के अपीयरेंस के लिए रखा गया है, लाइक सपोज पुलिस वाले भी बॉन्ड ले लेते हैं कि हम भी किसी पर्सन से ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन की आप बॉन्ड भरो, सेल्फ बॉन्ड भरो, ताकि कोर्ट में आप अपेयर हो सको। अपेयरेंस के लिए या कोर्ट ने आपसे बॉन्ड ले लिया कि अपेयर हो जाओ कोर्ट में, या किसी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आपसे बॉन्ड ले लिए कि आप प्रॉपर्टी कोर्ट में लेके आओगे। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं and it is proved to the satisfaction of the court or any court to which the case has subsequently been transferred, the bonds have been forfeited। और वो कंडीशन कोर्ट में प्रेजेंट होने की या कोर्ट में प्रॉपर्टी लेके जाने की कंडीशन किसी ने वायलेट कर दी और वो बॉन्ड हो गए फॉरफिटेड। तो यहां पर इंपॉर्टेंट है कि वो कोर्ट या वो ट्रांसफरी कोर्ट, जब जो दूसरी कोर्ट होगी वहां पे लिखा है एंड इट इज प्रूव्ड टू द सैटिस्फैक्शन ऑफ दैट कोर्ट और एनी कोर्ट टू बी द केस हैज बीन सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर्ड दैट बॉन्ड हैज बीन फॉरफिटेड। और कोर्ट को ये आपने जस्टिफाइड कर दिया, कोर्ट को सेटिस्फाइड कर दिया कि ये बॉन्ड जो है ऑलरेडी फॉरफिट हो चुके हैं। देन या फिर वहां पर और वर्ड लिखा है और वेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर बॉन्ड अंडर दिस कोड, या इस कोड में कोई और बॉन्ड, सिर्फ और बॉन्ड भी हो सकते हैं, यूरिनी प्रेजेंस और प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हो, कोई और बॉन्ड भी हो सकते हैं, और कोर्ट में ये प्रूव कर दिया आपने वो भी फॉरवर्ड हो चुके हैं। जहां कोर्ट में एक कोर्ट में दूसरी कोर्ट में केस ट्रांसफर हो गया, लाइक सेशन कोर्ट से सीजीएम कोर्ट ट्रांसफर हो गया कोर्ट केस, और वो बॉन्ड ऑलरेडी फॉरफिट हो चुके हैं, तो आपने कोर्ट को, सीजीएम कोर्ट को ये सेटिस्फाइड कर दिया कि ये बॉन्ड ऑलरेडी फॉरफिट हो चुके हैं। कोर्ट शैल रिकॉर्ड द ग्राउंड्स ऑफ सच प्रूफ। तो उस प्रूफ का रिगार्डिंग व्हाट प्रूफ? दैट द बॉन्ड हैज ऑलरेडी बीन फॉरफिटेड बाय द कोर्ट। वो प्रूफ आप रिकॉर्ड करोगे एंड मे कॉल अपॉन एनी पर्सन बाउंड बाय सच बॉन्ड, और डेफिनेटली आप उस पर्सन को कॉल करोगे जो पर्सनली तौर पर वो बाउंड है उस बॉन्ड के रिगार्डिंग। इफ अगर सपोज मैंने बॉन्ड भरे हैं तो मैं पर्सनली बाउंड हुआ, तो अगर वो बॉन्ड फॉरफिट हो गया, लाइक मैं कोर्ट में नहीं अपेयर हुआ, इन फ्यूचर मैं गया ही नहीं कोर्ट में, तो कोर्ट ने वो बॉन्ड फॉरफिट कर लिए और कोर्ट ने मुझे कॉल की कि आप आ जाओ, आप बताओ कि आपसे 50,000 क्यों ना रिकवर किया जाए, तो ये यहां पर प्रोविजन रखी गई है। तो एक्सप्लेनेशन में ऐड कर दिया कोर्ट ने कि कंडीशन इन ए बॉन्ड फॉर अपीयरेंस और फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी बिफोर अ कोर्ट शैल बी इंटरप्रेटेड। यहां पर ये इंपॉर्टेंट है कि इसका मतलब क्या है। कोर्ट में अपेयर होने के लिए बॉन्ड, जहां प्रॉपर्टी कोर्ट में पेश करने के लिए बॉन्ड भरा जाए, तो इसका मतलब ये है कि वो केस जिस कोर्ट में भी ट्रांसफर होगा वो कंडीशन सेम वहीं पे भी सेम मानी जाएगी। तो ये नहीं कि आपने कोर्ट ऑफ सेशन में आपने वो बॉन्ड भर दिए, कोर्ट सेशन कोर्ट ने जेएमआईसी कोर्ट में वो केस ट्रांसफर कर दिया ट्रायल के लिए, तो वो कंडीशन जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन की सेम मानी जाएगी ट्रायल कोर्ट में। तो वो केस ट्रांसफर हो गया, वो तो नीचे हो गया, कमिट हो गया, तो यहाँ सॉरी रिमिट हो गया, रिमांड हो गया वापस कोर्ट में, तो वो जो नीचे वाली कोर्ट है सीजीएम कोर्ट, जेएमआईसी कोर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो
उस पर्सन को कॉल करेगी कि आप बताओ आपसे पेनल्टी क्यों ना ली जाए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए 446 सेक्शन। देन वी हैव सेक्शन सब क्लॉज 2। यहां पर फर्दर लिखा है इफ सफिशिएंट कॉज इज नॉट शोन, अगर आपने उस पर्सन को कॉल किया, लाइक अक्यूज को कॉल किया, विटनेस को कॉल किया कि आपने क्यों नहीं आप अपेयर हुए फ्यूचर में, ये डेट थी फिक्स की गई, आप क्यों नहीं आए, तो अगर वो सफिशिएंट कॉज ना शो कर सके, इफ यू फेल टू गिव द सेटिस्फेक्शन और इफ यू फेल टू जस्टिफाई द कोर्ट कि मैं क्यों नहीं आ पाया, तो डेफिनेटली कोर्ट वो जो पेनल्टी है वो उससे रिकवर करेगी, इम्पोज्ड बाय इट अंडर दिस कोड। हम लोग ये मान के चलेंगे वो फाइन है और उस फाइन को हमने रिकवर करना है। फर्दर प्रोवाइडेड ऐड किया है वेयर सच पेनल्टी इज नॉट पेड, अगर वो पेनल्टी पे नहीं करता, लाइक सपोज मैं पेनल्टी नहीं पे करता, ना ही कोर्ट ने रिकवर किया है, तो जो मेरा श्योरिटी होगा देन कोर्ट उस श्योरिटी को पकड़ लेगी कि आप इसके श्योरिटी थे, आपने इसके बिहाफ पर बॉन्ड भरे थे, आप बताओ कि आपसे क्यों ना अमाउंट ये रिकवर किया जाए। ये इंपॉर्टेंट। सेकंड क्लॉज में हम लोग श्योरिटी अगेंस्ट भी हमने एक्शन ले लिया। तो थर्ड क्लॉज में लिखा है कोर्ट की ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि जो बॉन्ड हमने लेने हैं, लाइक सपोज अगर मैं कंडीशन वायलेट करता हूं, अगर मैंने 50,000 का बॉन्ड भरा था तो कोर्ट मुझसे 50,000 रिकवर कर सकती है, या एनी पोर्शन, यहां पे लिखा है रिमिट एनी पोर्शन, या कुछ पोर्शन छोड़ भी सकती है। लाइक सपोज कोर्ट ने कहा कि ठीक है चलो आप 50,000 छोड़ो, आप 40,000 मुझे दे दो, तो मैं 40,000 दे दूंगा, 10,000 कोर्ट ने रिमिट कर दिया, तो हिज स्टेट शेल बी, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, पेनल्टी एंड इनफोर्स पेमेंट इन पार्ट ओनली, तो कोर्ट वो जो पार्ट पेमेंट है सिर्फ वही रिकवरी करेगी, बाकी उसने कोर्ट ने रिमिट कर दिया। फोर्थ क्लॉज में लिखा है वेयर श्योरिटी टू अ बॉन्ड डाइज बिफोर द बॉन्ड इज फॉरफिटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, मैंने ऑलरेडी आपको ये बताया था पिछले वीडियो में कि जब बॉन्ड फॉरफिट हुआ उससे पहले ही अगर श्योरिटी की डेथ हो गई तो श्योरिटी लायबल नहीं होगा, क्योंकि श्योरिटी जब जिंदा था तब कोई कंडीशन वायलेट नहीं हुई, उसका बॉन्ड जब फॉरफिट किया गया था अक्यूज का या किसी पर्सन का कोर्ट में अपीयरेंस के रिगार्डिंग या कोर्ट में प्रॉपर्टी पेश करने के रिगार्डिंग, जो जब वो बॉन्ड फॉरफिट हुआ उससे पहले अगर श्योरिटी की डेथ हो गई तो श्योरिटी ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो गया। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, फिफ्थ क्लॉज वेयर एनी पर्सन हैज बीन फर्निश्ड सिक्योरिटी, अगर किसी पर्सन ने 106, 117 या 360 सेक्शन में कोई श्योरिटी भरी है, सिक्योरिटी दी है और उसको बाद में कन्विक्शन हो गई उस केस में, तो वो कन्विक्शन अगर वो ब्रीच ऑफ कंडीशन मानी जाएगी, यहां पे लिखा है इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस द कमीशन ऑफ विच कॉन्स्टिट्यूट अ ब्रीच ऑफ कंडीशन ऑफ हिज बॉन्ड, अगर आपने वहां पर आपको कन्विक्शन अगर होती है तो वो कन्विक्शन इटसेल्फ इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन मानी जाएगी बॉन्ड की। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप उस कोर्ट की जजमेंट की कॉपी जहां पर उसको कन्विक्शन हुई है उसकी सर्टिफाइड कॉपी आप दे सकते हो कोर्ट में, जब भी वो फर्दर उसकी जरूरत होगी कि ये जो बेसिकली जो बॉन्ड थे उसको फॉरफिट किया गया है, तो वो एज ए एविडेंस आप जस्ट सर्टिफाइड कॉपी आप उसको यूज कर सकते हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। देन वी हैव सेक्शन 446A, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्री पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, कैंसलेशन ऑफ बॉन्ड और बेल बॉन्ड। बेल बॉन्ड या बॉन्ड के रिगार्डिंग अगर आप कैंसिल करते हो, कैंसिलेशन क्या हो सकता है पॉसिबल, यहां पर लिखा है विदाउट प्रेजुडिस ऑफ प्रोविजन 6 सेक्शन 446 वेयर अ बॉन्ड इज फॉर द पेरेंट्स ऑफ द पर्सन इन केस एंड इट इज फॉरफिटेड फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशन। बॉन्ड क्या थे, कोर्ट में अपेयर होने के रिगार्डिंग, आप कोर्ट में अपेयर ही नहीं हुए, कंडीशन आपने वायलेट कर दी, आपके जो बॉन्ड थे ब्रीच ऑफ कंडीशन के रिगार्डिंग फॉरफिट हो गए, तो जो बॉन्ड है वो बेसिकली जो आपने एग्जीक्यूट किए थे वो कैंसल माने जाएंगे, शैल स्टैंड कैंसल्ड, वहां पर वर्ड यूज किया गया। एंड देयर आफ्टर नो सच पर्सन शैल बी रिलीज, अब उस पर्सन को आप दोबारा से रिलीज नहीं कर सकते सेल्फ बॉन्ड पर, राइट। इफ द पुलिस ऑफिसर और द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट देयर वाज नो सफिशिएंट कॉज फॉर द फेलियर टू द पर्सन बाउंड बाय द कोर्ट। यहां पर इंपॉर्टेंट है, सपोज मैंने कोर्ट में अपेयर होना था, मैंने बॉन्ड दे दिए कोर्ट ने कि मैं अपेयर हो जाऊंगा, अब मैं कोर्ट में अपेयर नहीं हुआ, दैट मीन्स मैंने वो कंडीशन वायलेट कर दी, अब जो मेरे बॉन्ड थे वो फॉरफिट हो गए। जब कोर्ट ने मुझे बुलाया तो मैं कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पाया कोर्ट को, तो कोर्ट अब मुझे दोबारा से मेरे पर्सनल बॉन्ड पर मुझे खुद रिलीज नहीं करेगी, अब मुझे श्योरिटी लेके आना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहां पर प्रोवाइजो ऐड कर दी, प्रोवाइडेड क्या है, सब्जेक्ट टू एनी अदर प्रोविजन इन दिस कोड
इस पूरे सीआरपीसी में कहीं और अगर प्रोविजन है कि इसको छोड़ दिया जाए पर्सनल बॉन्ड पर, तो डेफिनेटली ही मे बी रिलीज्ड इन दैट केस अपॉन द एग्जीक्यूशन ऑफ फ्रेश पर्सनल बॉन्ड। तो कोर्ट उस केस में, क्योंकि अगर यहाँ बेसिकली दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ दिस सेक्शन 446 एक ही एक्सेप्शन है, क्योंकि ये सेक्शन कहता है, ये प्रोवाइजो क्या कहती है कि अगर पूरे सीआरपीसी में कहीं और प्रोविजन है कि इसको पर्सनल बॉन्ड पर छोड़ दिया जाए, तो डेफिनेटली कोर्ट उससे पर्सनल बॉन्ड, फ्रेश पर्सनल बॉन्ड लेगी और उसको रिलीज कर देगी। ये इंपॉर्टेंट है। देन सेक्शन 447 इट सेज प्रोसीजर क्या होगा इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंट हो गया पर्सन, इंसॉल्वेंट हो गया, डेथ हो गई श्योरिटी की, जहां व्हेन अ बॉन्ड इज फॉरफिटेड। अब क्या होगा? ठीक है जी, अगर किसी को, अगर कोई इंसॉल्वेंट होता है, किसी की डेथ होती है श्योरिटी की, या बॉन्ड फॉरफिट होती है, तो उस पर्सन को हम लोग दोबारा कॉल कर लेंगे। लाइक सपोज मैंने कोई ऑफेंस कमिट किया है, कोर्ट में मैंने खुद पर्सनल बॉन्ड दे दी, जहां श्योरिटी प्रोवाइड कर दी, तो डेफिनेटली अगर श्योरिटी की डेथ होती है तो कोर्ट मुझे कॉल करेगी, हरप्रीत सिंह आप दोबारा आ जाओ, उस श्योरिटी की डेथ हो जाएगी, डेथ हो चुकी है, आप दोबारा से नया श्योरिटी लेके आओ। अगर आप श्योरिटी नहीं लेके आते तो आप जेल में जाओ। तो यहां पर लिखा गया है व्हेन एनी श्योरिटी टू अ बॉन्ड बिकम्स इंसॉल्वेंट। यहां पर सिर्फ श्योरिटी की बात की गई है। श्योरिटी अगर इंसॉल्वेंट हो गया, उसकी डेथ हो गई, जहां उसके जो बॉन्ड थे वो फॉरफिट हो गए, तो कोर्ट बाय हुज ऑर्डर सच बॉन्ड वाज टेकन, जिस कोर्ट ने वो बॉन्ड लिए थे, जहां मैजिस्ट्रेट कोई भी फर्स्ट क्लास में ऑर्डर द पर्सन कि आप दोबारा से सिक्योरिटी कोर्ट में लेके आओ, was demanded to furnish fresh security। तो आप दोबारा से फ्रेश सिक्योरिटी आप कोर्ट में प्रोवाइड करोगे। अगर आप नहीं लेकर आते फ्रेश सिक्योरिटी, तो आप दोबारा से जेल में जाओगे, आपको रिलीज नहीं किया जाएगा। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। देन वी हैव सेक्शन 448 बॉन्ड रिक्वायर्ड फ्रॉम माइनर। अब यहाँ पर माइनर के केस में नेचुरल बात है, अगर माइनर होगा तो वो विदाउट श्योरिटी या विदाउट श्योरिटीज आप उसको पर्सनल बॉन्ड पर आप रिलीज नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर कोई भी माइनर से बॉन्ड लेना है, चाहे प्रॉपर्टी को प्रोड्यूस करने के लिए लेना है, जहाँ पर्सनल अपीयरेंस के लिए लेना है, तो वो लॉ कहता है कि बेसिकली यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि अ बॉन्ड एग्जीक्यूटेड बाय द श्योरिटी और श्योरिटीज ओनली होना चाहिए। यहाँ पर ओनली वर्ड लिखा है, आप पर्सनल बॉन्ड की रिगार्डिंग बात यहाँ पर नहीं की जा रही। देन वी हैव सेक्शन 449 अपील फ्रॉम ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 446। अगर 446 में यहाँ पर अगर आपके बॉन्ड फॉरफिट किए गए हैं, उसके रिगार्डिंग भी अगर ऑर्डर हुआ है पास, तो वो अपीलेबल माना जाएगा, जिसकी अपील आप अगर मैजिस्ट्रेट ने किया तो सेशन कोर्ट में जाओगे। अगर यहाँ पर 446 में ऑर्डर सेशन कोर्ट क्या है, तो आपको उस कोर्ट में अपील फाइल करोगे जहां पर नॉर्मली अपील जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। Then we have section 450, that is 450 of CRPC. It deals with power to direct life of the amount due on certain recognition. कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट किसी भी मैजिस्ट्रेट कोर्ट को ये निर्देश दे सकती हैं कि जो अमाउंट ड्यू है आप उससे रिकवर करो। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। यहां पर जो भी अमाउंट होगा बेल बॉन्ड के रिगार्डिंग जो ड्यू है उस पर्सन से रिकवर करने वाला है, तो वो हाई कोर्ट, वो कोर्ट ऑफ सेशन किसी भी मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगा सकते हैं कि आप ये अमाउंट रिकवर करो। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 450। तो यहाँ पर हम लोग बेल बॉन्ड की सारी हमने जो सेक्शंस थे, 10 सेक्शंस थे, वो हमने कवर कर लिए हैं। लेकिन इन केस ऑफ डाउट, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, प्लीज आप डिस्कस कर लेना। बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट these provisions, these sections are important for pre point of view, except 446 and 446A, which is important for the main point of view also, क्योंकि यहाँ पर फॉरफीचर की बात की गई है बेल बॉन्ड के रिगार्डिंग और बेल बॉन्ड के कैंसिल के रिगार्डिंग बात की गई है, जो अपने आप में मेन पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल।